नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड का एक पेपर और ये होगा आपका पार्ट 7। तो इसमें डिस्कस कर लेंगे कुछ रीजनिंग क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन होंगे आपके जीके के। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्यवस्थित करना है, तो देख लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकल वे में देखें। सबसे पहले क्या आता है आपका SCI SCR 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 SCR, तो एक आएगा। अब या तो ये हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है, तो 5 या 4 में से एक देखना पड़ेगा केवल। SCRA और SCRI तो पहला आ जाएगा आपका चौथा, 14532। पूरा देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखा रखा है और इसको इस तरीके से दिखाना है। तो ये जो D है इसको इसने नीचे की तरफ 90 डिग्री पे मोड़ा है, तो इसको भी मोड़ देंगे तो इनका जो चेहरा होगा इस तरफ होगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर इस तरफ अब ये तो हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर देखें, अगर डब्बे में देखें तो डी जो है ये आपका जो बोल सकते हैं पेंटागन है, पेंटागन नहीं सॉरी, जो आपका क्या क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर है, और यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा ऐसे, और इसके अंदर डब्बा आ जाएगा। तो यही वाला आंसर होगा आपका फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आ रखा है कि आई क्यू इक्वल टू 6F लिखा हुआ है। ये आई नहीं सॉरी, ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क्स है और ये क्यू हो गया, इसको 6F लिखा हुआ है। 6 का 6 ये है और F ये। अच्छा गैप देखें तो कितना होता है, 1 2 3 4 5, 5 का गैप है बीच में, इन दोनों के बीच में। और 6F के बीच में देखें तो 1 2 3 4 5, 5 के गैप है। CJ के बीच में देखते हैं, CJ के बीच में अगर गैप देखें तो CJ के बीच में 2 का गैप है, E1 है 2 है। और CJ के अलावा किसके पास देखते हैं भाई, एट और वाई के बीच में देखें तो यहाँ पे 2 का गैप, यही आंसर होगा। एक बार दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और क्या आ रहा है, एट आ रहा है, ये हो नहीं सकता, साथ ही साथ है। 1J की बात करें तो बिल्कुल गैप नहीं है, 1J भी साथ ही साथ है, और स्टार M ये भी साथ ही साथ है। तो फर्स्ट ही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट लिखा हुआ है भाई बेजोड़ चुनना है। तो सेलुलाइटिस ये जो बीमारी होती है ये आपकी त्वचा रोग से संबंधित है, ठीक है ना। ग्लूकोमा दीर्घ दृष्टि और ट्रैकोमा ये आपके नेत्र से संबंधित है, आँख से संबंधित है। तो इसमें अलग हो जाएगा आपका सेलुलाइटिस। अच्छा विषम जोड़ी 10। अच्छा देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 10 कर दो तो 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90। 14 का स्क्वायर माइनस 14 कर दो तो 14 कितना होगा, 196। 14 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर माइनस 9 करो तो 9 9 में 81 माइनस 9 ये आ जाएगा 72। ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। बाकी इसको भी देख लेते हैं। ये होता है आपका कितना, 289। 17 का स्क्वायर माइनस 272, 17 आ रहा है। सॉरी 17 घटा दो ना, 17 का स्क्वायर माइनस 17, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 272, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में जुलाई माह में कितनी तिथियों को सोमवार, एक तिथि ज्ञात करने की सारी अलग अलग दे रखी है ना, 7 4 5 9। तो अगर एक तिथि याद कर ले तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, अब देखो ठीक है। तो 2000 जो आपका बोल सकते हैं सेंचुरी ईयर है, और ये बोल सकते हैं आपका 2000 फिर 3 साल आ जाएगा आपका। और जो 2004 है उसका जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और जुलाई का पहला दिन निकाल देते हैं, ठीक है ना, उससे निकल जाएगा। तो आप जानते हैं जो आपका क्या होता है, 4 की पहाड़े में जो सेंचुरी होती है वहाँ से ऑड डेज जो निकलती हैं 0 निकलते हैं। यहाँ पर जो करेंगे तो यहाँ पर अगर आप भाग देंगे तो भाग देने पे क्या मिलेगा, जो 3 साल है इसमें लीप ईयर आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 3 के 3 कैसे होंगे, ऑड ईयर होंगे। जनवरी में होते हैं आपके 3, फरवरी अगर देखें 2004 की फरवरी में ये लीप ईयर है, तो ये आपका 1 डाल देगा, मार्च 3 डालेगा, अप्रैल 1 डालेगा, मई आपका नहीं 1 क्यों, अप्रैल अप्रैल कितना डालेगा, ठीक है 3, ये 2 डालेगा, ठीक है ना, 3 2। मई जो होगा वो आपका 3 डालेगा, जून जो डालेगा आपका कितना डालेगा, 2 डालेगा, और जुलाई का 1 दिन, ठीक है ना। तो जोड़ दो भाई तो ये हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ तक 0 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 3 8, या 3 और 2 5 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 1 गया और 3 और 1 4। तो जो 1 जुलाई को होगा 2004 को वो होगा 4 ऑड डेज आएंगे, और 4 पे क्या होता है आपका, 0 पे होता है संडे, फिर होता है मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे और थर्सडे आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा थर्सडे। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 4, 5, 6 और 7, बस हो गया। 7, 14, 21, 28। अरे गड़बड़ हो गया क्या? कौन सा दिन निकालना था? अच्छा सोमवार, अच्छा सोमवार निकालना था, ठीक है। कोई गड़बड़ कर दी यार मैंने। 2000, ठीक है ना। उसके बाद 3 साल, 3 तो 4 का भाग देते हैं तो 3 तो ऑड ही आएंगे ये ना, क्या बोलते हैं, 3 तो कैसे आएंगे, नॉर्मल ईयर आएंगे। जनवरी फरवरी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 3, ठीक है, यहाँ तक 0, 3 यहाँ तक आ गया। जनवरी के 3 दिन, फरवरी क्योंकि 2004 की है तो एक लीप ईयर है, 29 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आएगा, अप्रैल 2 आएगा, मई 3 आएगा, जून 2 आएगा, जुलाई का 1 दिन आएगा, जून, ठीक है ना, जून और जुलाई, हाँ ठीक है। तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 2 17, 1 18, 18 अगर देखें 4 ही आएगा, ठीक है ना। आपका 4 आएगा, 4 पे क्या आता है आपका? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे आ रहा है, ठीक है ना, थर्सडे। फिर फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर आएगा। और क्या निकालना था आपका? ठीक है, थर्सडे, थर्सडे से पहले क्या आता है भाई? तो यह आता आपका वेडनेसडे, और इससे पहले आता आपका वेडनेसडे से पहले आता आपका ट्यूसडे, ठीक है ना। इसी तरीके से निकालना पड़ेगा भाई, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई को थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे कितने को आएगा? 8 को, मंडे 8 को आएगा यार। गड़बड़ हो गई क्या कुछ? रुक जाए। 0 ऑड डेज, 3 ईयर हैं, 3 नॉन लीप ईयर हैं, 3 डेज हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 1 3 2 3 2 1, ठीक है ना। तो 15 3 18, सही तो लिखा था, 15 3 18। तो 18 को अगर भाग देंगे 7 से, 4 विषम दिन आएंगे। 4 विषम दिन का मतलब 1 जुलाई को आएगा क्या आपका? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सही तो लिखा, थर्सडे, हाँ थर्सडे सही लिखा। फिर 1 जुलाई को क्या है आपका? गुरुवार है, ठीक है ना, गुरुवार। अच्छा यार 1 जुलाई, ये मैं 4 की जगह लिख रहा हूँ, तभी बोलूँ गड़बड़ी क्यों हो रही है। हाँ 4 तो और डेज थे ना, तो 1 जुलाई को आपका थर्सडे, फिर आपका 2 को क्या होगा? फ्राइडे, 3 को क्या होगा? सैटरडे, 4 को क्या होगा? संडे, और 5 को क्या हो जाएगा आपका? मंडे, ठीक है ना। तो ये वाला होगा, ये गड़बड़ कर देना, ये आंसर हो जाएगा 5 12 19 26। चलो आगे चलते हैं। पीजेंट को लिखा हुआ है RQ, ठीक है, UY, तो PQR 2 आगे, EFGHIJ के बहुत आगे जा रहा है। उल्टा देखो, P और N का देखो, तो PMNOP, ठीक है। अच्छा उल्टा चलेंगे तो 2 का कमी पड़ रही है, E को चलेंगे EFGH प्लस 2 हो रहा है। तो सीधे लास्ट वाले देखो तो ER को देखना पड़ेगा। तो तब उस कुट भाषा में रेंचर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो RA को देखो, तो R से पीछे क्या होता है भाई? PQR, ठीक है। ये दोनों हो नहीं सकते, अब ये दोनों हो सकते हैं, PQR, और A को 2 आगे बढ़े तो, ठीक है ना, 3 आगे बढ़ना है, ऐसे EFGH 3 आगे बढ़ना था, ठीक है। तो D आएगा, ठीक है। फिर ये देखो LDP PF PH, अच्छा बीच वाला देख लेते हैं, बीच वाला है ये FH है, तो बीच वाले को कैसे करना है? ये S है और यहाँ पर कितना है? V है, STUV 3 प्लस है, इसको भी 3 आगे चलना पड़ेगा, C को CDEF, तो ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। 6 7 2 3 को कितना लिखा हुआ है? 8 9 0 1, 2 आगे 2 आगे, 2 पीछे 2 पीछे, ठीक है। 2 4 3 5 को भी ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 आगे 4, 2 आगे 6, 2 पीछे 1, 2 पीछे 3, 4 6 1 3, 4 6 1 3, ठीक है। हाँ ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ा है, तो दक्षिण पूर्व पहले बना देते हैं, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये डाल दिया इधर ऐसा, और ये डाल दिया ऐसा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब करो, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खड़ा है, दक्षिण और पूर्व, तो यहाँ पर खड़ा हो रखा है, यहाँ पर खड़ा है इस वाले पॉइंट में, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, वह 135 अंश वामावर्त, तो 135 अगर देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 90 होता है और ये 45 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो। अब
वामवर्त घूम गया, फिर 135 डिग्री वामवर्त दिशा में घूमता है। तो यहाँ से घूमेगा तो यहाँ तक 90 होता है और यहाँ पर आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। व्यक्ति अब किस दिशा में, तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ठीक है। 3, 5, 7, 73, 79, 83, ये पता लग जाना चाहिए कि आपके ये प्राइम नंबर्स हैं, मतलब आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर भी अभाज्य आएंगे, 41, फिर क्या आएगा 43 और 47 आएगा। आगे की तरफ जाना था, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो तिल्लियाँ देखें तो ये तिल्ली तो सेम है, यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। ये तिल्ली भी सेम है और ये तिल्ली भी सेम है, बस ये क्या रखा है, इस वाली तिल्ली को यहाँ डाल दिया और इस वाली तिल्ली को यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, बीच वाली तिल्लियाँ बदलेंगी नहीं, वो सेम रहेंगी। और इस वाली तिल्ली को यहाँ डाल देंगे और इस वाली तिल्ली को यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऐसा, यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, यही आंसर होगा थर्ड, ठीक है। 40 बच्चों की पंक्ति में आर दाएं छोर से, तो ये हो गया बायां छोर लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। आर दाएं छोर से 11वें नंबर पे, आर जो है वो 11वें नंबर पर है। तो इस तरफ कितने बैठे हुए हैं, 10 बैठे हुए हैं इसके 11वें स्थान पर। और आर और एम के बीच में 15 बच्चे हैं, यहाँ पे एम लिख देते हैं। इधर की तरफ तो होगा नहीं एम, क्योंकि 10 है उधर, तो एम इस तरफ होगा, यहाँ बीच में 15 बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 15 बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये 15 यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके बीच में। तो 11 तो ये हो गए, 15 ये हो गए, तो कितना हो गया 11 और 15 कितना हो गया आपका, 11वीं पोजीशन ये, बीच में ये, तो 5 और 1 6 और 1 और 1 2, ठीक है ना, 26, ठीक है ना, सही लिखा ना, ठीक है। तो ये वाली, ये किस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 27वीं पोजीशन पे। अब क्या लिखा, पंक्ति में बाएं छोर से एम कौन से स्थान पे। अच्छा एम को देखना है, यहाँ से टोटल 40 थे ना, 40 में से कितना घटा दो, 40 में 27 घटा दो और +1 कर दो, क्योंकि एम की पोजीशन देखनी है। 40 में 27 गया, 13 + 1 कितना हो जाएगा 14, 14वें नंबर पे बैठा हुआ है। क्योंकि इस तरफ ना अगर 40 टोटल देखेंगे तो इस तरफ बैठे हुए हैं कितने, 13 बैठे हुए हैं। अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये 14वें पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 14, तो यहाँ पे सीधा कर देता हूँ, ये होगा आपका चौथा, तो ये 9, फिर गुणा 3 और फिर -19 और फिर +6, तो 9 × 27 -19 + 6, तो 27 में से 19 गया 8 + 6 14 आ रहा है, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ठीक है, यहाँ पर देखना है। अच्छा जी और एच के बीच में कितने गैप है, 1 का गैप है। और अल्फ़ाबेटिकली ए जो आता है वो 1 पे ही आता है, BCDEF 4 का गैप है। और अल्फ़ाबेटिकली डी 4 पे ही आता है, बढ़िया जा रहा है। CDEFGH 5 का गैप है, तो 5 पे आता है आपका अल्फ़ाबेटिकली ई, ठीक है। 57, 58, तो यहाँ पे गैप कितने का, 1 का। यहाँ पे देखेंगे 4 का है, यहाँ पर देखेंगे कितने गैप है यार ये, हाँ ठीक है 58, 57 और 1 58, 58 और 4 62, 62 और 10 72, और यहाँ पर देखेंगे तो 72 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। मुझे लग रहा है यहाँ पर गड़बड़ी, 1 4 देखेंगे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसे 9 का गैप होना चाहिए। 9 का गैप के हिसाब से यहाँ पर जो होना चाहिए आपका 71 होना चाहिए, और 71 होगा तो 71 और 87 का गैप हो जाएगा 16, और वो होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ी 72 में, 72 गलत है, 71 गलत है, हाँ मतलब 72 गलत है, वहाँ पर 71 होना चाहिए था, ठीक है। जुलाई 2021 में किसने तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है, तो ये थे आपके कौन, PV अब्दुल वाहब, ये बोल सकते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता हैं, और तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। पहली बार चुने गए तो 2004 में, फिर 2015 में। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है, को प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता नियुक्त किया गया। राज्यसभा के जो नेता है अभी कौन है, पीयूष गोयल है, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा सौर उद्यान ये गुजरात में, ये आपने याद रखना है, पढ़ लेते हैं। देखो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। सौर उद्यान की अगर बात करें तो लिखा हुआ है NTPC REL, NTPC के सहायक कंपनी को NTPC के नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसाय में तेजी लाने के लिए अक्टूबर 2020 में शामिल किया गया था। यह बनने, अगर ये देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा सौर उद्यान होगा गुजरात में।
NTPC REL के इस उद्यान से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की योजना है। लिखा इसका लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। वर्तमान में इसकी 70 बिजली परियोजनाओं में 66 गीगावाट की स्थापित क्षमता और अतिरिक्त 18 गीगावाट निर्माणाधीन है। इसने आंध्र प्रदेश के सिमाद्री थर्मल पावर प्लांट के जलाशय पर 10 मेगावाट AC का भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर भी चालू किया था। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग अगर सोलर देखा जाए तो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कार्यान्वयन के लिए उन्नत चरण में पहुंच गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? देविका, या पहले भारतीय कौन थी? देविका रानी थी। दादा साहब फाल्के की अगर बात करें 1969 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। देविका रानी विशाखापट्टनम शहर की रहने वाली एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। उन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया था। अब सर्वोच्च तो नहीं बोल सकते, पर पद्मश्री भी आता है, पद्म पुरस्कारों में आता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में दिया जाता है। जब आपको नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना। दादा साहब फाल्के अगर देखा जाए तो 1913 में उन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। और पिक्चर का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो मूक थी, मतलब कैसी थी, साइलेंट थी, आवाज़ नहीं थी उसमें। और 1969 से उन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है, आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। पुरस्कार में स्वर्ण कमल दिया जाता है, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। रेशम स्क्रॉल और एक शॉल दी जाती है। हालिया 2018 में अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार दिया गया था। दुर्गा खोटे को 1983 में मिला था। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किस उद्देश्य से बढ़ावा दे रही है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, बिल्कुल सही है। खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ाने और उपयोग को कम करने के लिए, बिल्कुल सही है। उद्यमियों को उभरती और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। जब कभी भी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो तो एक बार सबको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिक बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए मेगा फूड पार्क योजना कब लाई गई थी? 2008 में। ये आपने याद रखना है। योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दायरे में, यह किसानों, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाने और कृषि उत्पादन को बाजार में जोड़ने के लिए एक तंत्र स्थापित करती है, ताकि मूल्य संवर्धन अपव्यय को कम किया जा सके और किसानों की आय में सुधार लाया जा सके। योजना के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना, विनाशकारी वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ाने और अपव्यय को कम करने के लिए काम करती है, किसानों की आय में वृद्धि करना, रोजगार सृजन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि उपज का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, उद्यमों को उभरती और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी प्रदान करना, इसके कुछ क्या उद्देश्य हैं। वॉलीबॉल के प्रतिपक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 6 खिलाड़ी, ठीक है ना, ये आपने याद कर लेना है। तो लिखा हुआ है, या खेल 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। आमतौर पर एक तरफ 6 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें अपने खिलाड़ी अपने हाथों का उपयोग कर गेंद को एक उच्च जाल पर आगे की ओर पीछे भेजने के लिए काम करते हैं, ये आपने याद रखना है। और कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट, बाकी आप वॉलीबॉल तो जानते ही हैं। लिखा वॉलीबॉल का आविष्कार, अच्छा वॉलीबॉल का आविष्कार 1895 में होलोके मैसाचुसेट्स के में यंग मैन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन के भौतिक निदेशक विलियम जी मॉर्गन ने किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।